Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology 1 Unit 3 Multiple Choice Questions. So Pharmacology 1 के थर्ड यूनिट के MCQs को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर क्वेश्चंस के बनने की जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है that a 55-year-old patient with a severe post-epithetic titis cirrhosis is started on a diuretics for the another condition. Then 2 days later, he found that in a coma condition. Then the drug which is mostly like to cause the coma in the patient with the cirrhosis is. देखो एक 55 साल का आदमी है, ठीक है, उसको ना सिरोसिस हो रखा है. सिरोसिस मतलब कि उसका लीवर पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज है. ठीक है, और उसको कोई और कंडीशन हुई जिसके लिए उसने डायूरेटिक्स लेना शुरू किया. डायूरेटिक्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, यूरिन का जो है एक्सक्रीशन यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, यूरिन का एलिमिनेशन बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो ब्लड की कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी. तो 2 दिन बाद पता चलता है कि वो कोमा कंडीशन में चला गया. तो वो कौन सी ड्रग लिए उसने डायूरेटिक की फॉर्म में, जो कि यहाँ पर सिरोसिस के अंदर पेशेंट को कोमा कंडीशन में ला सकती है. ठीक है, तो देख लो कि भाई डायूरेटिक होनी चाहिए, है ना. तो ये भी डायूरेटिक है, एमिलोराइड. ये डायूरेटिक है, ये डायूरेटिक है. एमिलोराइड आई थिंक डायूरेटिक नहीं है ना. तो पहले तो ये ऑप्शन छोड़ दिया. अब ये 3 डायूरेटिक बचे. ठीक है, अब सिरोसिस की कंडीशन में कौन सी ड्रग नहीं देनी होती, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से भी देख सकते हो. तीनों का मैकेनिज्म अलग तरीके से काम करता है. ये आयन चैनल्स पे काम करता है, ये भी क्लोरीन चैनल्स पे काम करता है. ठीक है, ये आपके एंजाइम पे काम करता है. एंजाइम इनिबिटर ये होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम है उसको इनिबिट कर देता है, और उसको इनिबिशन की वजह से यहाँ पर किस पे प्रेशर पड़ेगा, आपके लीवर पर, क्योंकि एंजाइम इनिबिट होगा. एंजाइम इनिबिशन के अंदर लीवर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा. ठीक है, और पहले ऑलरेडी लीवर जो है आपके सिरोसिस कंडीशन में है. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो ड्रग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कोमा कंडीशन के लिए वो है आपके एसिटाजोलामाइड. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीट्रिमोरिन इज एन सेलेक्टिव ड्रग ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर. इनमें से आपके 4 मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं, M1 M2 M3 एंड M4. तो ये जो आपकी ड्रग है ऑक्सीटिमेरोनिन, ये कौन सी वाली मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, तो आपका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज M1. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दैट ड्रग दैट इज यूजफुल इन द ग्लाइकोमा एंड हाई एल्टीट्यूड सिकनेस इज. इनमें से कौन सी ड्रग है जो आपके ग्लाइकोमा के लिए और हाई एल्टीट्यूड्स पर सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो ग्लाइकोमा के लिए यानी कि ऑक्यूलर जो प्रेशर है, ऑप्टिक नर्व्स पे जो प्रेशर है, ऑक्यूलर जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देती हैं. तो इसके अंदर आपकी ड्रग आएगी एसिटाजोलामाइड, जिसको हम यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए यूज करते हैं. ठीक है, और साथ में ये ग्लूकोमा की कंडीशन के अंदर यूज की जाती है. की कंडीशन कोज नहीं करती, इसकी कंडीशन को ट्रीट करती है. यानी कि बेसिकली क्या होता है, देखो ये एसिटाजोलामाइड जो है ना, ये डायूरेटिक है. डायूरेटिक मतलब यूरिन का आउटपुट यहाँ पर इंक्रीज कर देती है. यानी कि जो प्रेशर होता है जो जनरेट हो रहा होता है ऑप्टिक नर्व्स के ऊपर, उसको ये रिड्यूस करती है. क्योंकि 2 तरीके के फ्लूइड होते हैं, आपको पता है आईज के अंदर. एक तो होते हैं आपके कॉर्नियल लेयर के पहले, और एक्वस फ्लूइड और एक विट्रस फ्लूइड. तो ये क्या करती है, उस फ्लूइड के कंसेंट्रेशन को कम करके उसको ड्रेन पर. ठीक है, दोनों ही कंडीशन को ट्रीट करती है कौन, आपकी एसिटाजोलामाइड. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट क्रोमोलाइन हैज इट्स अ मेजर एक्शन. जो क्रोमोलाइन आपकी ड्रग है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करती है. ठीक है, तो ऑप्शन हैं ब्लॉक्स ऑफ कैल्शियम चैनल इन द लिम्फोसाइट्स. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है नहीं. ब्लॉक ऑफ मीडिएटर रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल स्टेबलाइजर होती है, हाँ. ब्लॉक ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम इन द मास्ट सेल
एंड बेसोफिल, बेसोफिल और मास्ट सेल के अंदर जो फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम होता है उसको यहाँ पर ब्लॉक करती है नहीं। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इन द ब्रोंकीज, ब्रोंकीज के अंदर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है नहीं। तो बेसिकली ये क्या करती है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर की ड्रग होती है आपकी क्रोमोलाइन सोडियम, और जो मास्ट सेल से जो मीडिएटर रिलीज होते हैं उनको ब्लॉक करके यहाँ पर एक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड नॉट इनसाइड द स्टोरेज वेसिकल्स एक्सेप्ट, इनमें से वो कौन सा इवेंट है जो आपके साइटोप्लाज्म में यानी कि सेल के अंदर होता है, ना कि स्टोरेज वेसिकल्स के अंदर। तो देखो कि चार, ये पूरा आपके जो है टायरोसिन से लेकर के एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन तक के बनने का प्रोसेस है, यानी कि एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन बनने तक का प्रोसेस है। इसके अंदर सारे इवेंट्स होंगे जो आपके साइटोप्लाज्म में होगा, सिर्फ एक इवेंट होगा जो आपके स्टोरेज वेसिकल में होगा, वो आपको बताना है। तो देखो आपके पास ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपा, डोपा टू डोपामीन, एंड देन डोपामीन टू नॉरएपिनेफ्रीन, एंड दिस इज ऑल्सो डोपामीन टू 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट स्टेप होता है ना, देखो टायरोसिन से डोपा बन जाता है साइटोप्लाज्म में, फिर डोपा से आपके डोपामीन बन जाता है, फिर ये जो डोपामीन से डोपामीन जो जाकर के सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर आपका यहाँ पर स्टोर हो जाता है। जैसे ही स्टिमुलेशन आता है तब यहाँ पर आपका डोपामीन जो रहता है वो नॉर एपिनेफ्रीन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये वाला जो रहता है ये आपके वेसिकल्स के अंदर होता है, बाकी ये दोनों आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस लाइकली टू बी यूजफुल इन द थेरेपी ऑफ हाइपर कैल्शियमिया, इनमें से कौन सा कंडीशन होगा आपके जो हाइपर कैल्सीमिया की थेरेपी के अंदर यूजफुल होगा। मतलब इंक्रीज कैल्शियम लेवल अगर यहाँ पर हो रहा है तो कैल्शियम के लेवल को हमको रिड्यूस करना है, उसकी थेरेपी में यूज करना है ना। तो फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू यूजफुल, सबसे कम किसकी प्रोबेबिलिटी होगी यूज करने की। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कैल्सिटोनिन, तो ऑब्वियस सी बात है हाई प्रायोरिटी में है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, प्लिकामाइसिन एंटीबायोटिक हो गया ये आपके, थायाजाइड डायूरेटिक्स। देखो थायाजाइड डायूरेटिक्स जो होते हैं ना वो कैल्शियम पर थोड़ा कम काम करते हैं। थायाजाइड डायूरेटिक्स मेनली आपके क्लोरीन चैनल्स पे काम करते हैं, सोडियम चैनल पे ये काम करते हैं। ध्यान रखो पोटेशियम चैनल पे ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल पर, क्लोरीन चैनल पर और कुछ अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में कैल्शियम चैनल पर भी काम करते हैं। तो ये बोल रहा है लिस्ट लाइकली टू बी यूजफुल, तो लिस्ट लाइकली टू यूजफुल के अंदर आ जाएंगे आपका थायराइड डायूरेटिक्स, दैट इज बाय करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विटामिन डी एंड इट्स मेटाबोलाइट इंक्लूड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको विटामिन डी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं और विटामिन डी के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके बारे में भी बताना है। ठीक है, कि ये जो विटामिन डी होता है इट एक्ट्स टू डिक्रीज द सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम, ये जो आपके विटामिन डी होता है ना ये क्या करता है, कैल्शियम का जो सीरम लेवल होता है उसको डिक्रीज कर देता है। सीरम के अंदर आपके कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है कैल्शियम नहीं। एक्टिवेशन ऑफ देयर विटामिन डी रिसेप्टर्स इंक्रीज सेल्यूलर CAMP, कि जब यहाँ पर आपके विटामिन डी का एक्टिवेशन होता है, इन रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन होता है तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट CAMP के लेवल को बढ़ा देते हैं नहीं। कि कैल्सिट्रायोल इज अ मेजर डेरिवेटिव विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। देखो विटामिन डी का ही आपका एक डेरिवेटिव होता है, एक मेटाबोलाइट होता है जो होता है आपका कैल्सिट्रायोल। जब कैल्सिट्रायोल का फॉर्मेशन होता है तो ये एक मेजर डेरिवेटिव होता है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन को यहाँ पर बढ़ा देता है। ठीक है, मेटाबोलाइट्स ऑफ विटामिन डी इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, कि अगर विटामिन डी के मेटाबोलाइट होंगे तो वो कैल्शियम का एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैल्शियम से कोई लिंकेज नहीं है विटामिन डी का, है ना। तो ये कैल्शियम से लिंक करना तो यहाँ पर कोई सेंसिबल चीज नहीं हो जाती, CAMP की इंक्रीमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। सो करेक्ट आंसर तो ये है कि इसका एक मेटाबोलाइट होता है विटामिन डी का कैल्सिट्रायोल, जो कि फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन को यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का जो हम यूज करते हैं ना, तो जो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर मेनली यूजफुल होता है कैल्सिटोनिन। ऑप्शंस हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर,
हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इंटेस्टाइनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी और पेगस डिजीज। 4 कंडीशन है हमारे पास, जिसमें से हमें बताना है कि कैल्सिटोनिन किस कंडीशन के अंदर यूजफुल है। क्रॉनिक रीनल फेलियर का मतलब तो ये है कि आपका किडनी काम नहीं कर रही, तो कैल्शियम के एक्सक्रीशन को हमको कैसे कराना है यहाँ पर, है ना। तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन में दिक्कत आएगी तो वहां पर कैल्सिटोनिन यूज होगा नहीं, कैल्शिटोनिन का उसके अंदर कोई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यानी कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका लेवल यहाँ पर क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, जो कैल्शियम के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहां पर कैल्सिटोनिन यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है कि इंटेस्टाइनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, यानी कि जो ऑस्टियस है, आपके बोन्स हैं, वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गए हैं, उसके अंदर कैल्शियम लेवल डिस्टर्ब हो गया है, तो उसके अंदर कैल्सिटोनिन पार्टिसिपेट करेगा नहीं। लास्ट होता है आपकी पेगस डिजीज। बिल्कुल, पेगस डिजीज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो कैल्शियम का लेवल रहता है, ठीक है, उसके अंदर आपके जो कैल्शियम का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कैल्शियम का लेवल कम हो जाने की वजह से यहाँ पर जो आपकी बोन्स होती है वो कमजोर हो जाती हैं। तो ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, बोन्स के अंदर कैल्शियम को भेजने का काम करता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन्स की जो वीकर कंडीशंस होती है उसको यहाँ पर ट्रीट करता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेगस डिजीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दैट द क्लिनिकल यूज ऑफ विटामिन डी डू नॉट इंक्लूड। विटामिन डी के जो यूजेस है उसमें 3 चीजें होंगी जो इंक्लूड होगी, एक नहीं होगी। देखो, क्रॉनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में विटामिन डी यूज होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म, देखो थायराइड के अंदर क्या होगा, थायराइड के अपोजिट काम करता है आपके पैराथायरॉयड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी पैराथायरॉयड हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर कि भाई आपका जो कैल्शियम का लेवल है, ठीक है, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। विटामिन 3 चीजों से, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, वो 3 चीजों को मेंटेन करती है, एक तो कैल्शियम के लेवल को, एक आपके पोटेशियम के लेवल को, और एक आपके विटामिन डी को, ये यहाँ पर मेंटेन करती है। तो इसके क्लिनिकल यूजेस के अंदर जो विटामिन डी है उसके क्लिनिकल यूजेस वैसे ये इससे रिलेटेड है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर नहीं होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर ये यूजफुल होगा। ठीक है, जब पैराथायरॉयड हार्मोन का रिलीज यहाँ पर कम हो जाएगा तब यहाँ पर विटामिन डी यूजफुल होगा। ठीक है, इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी के अंदर यूजफुल होगा। ठीक है, और न्यूट्रिशनल रिकेट्स, रिकेट्स तो क्या होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, तो यहाँ पर विटामिन डी देंगे तो वो आपकी कंडीशन को ट्रीट कर देगा। बिल्कुल सही बात है ना। ऑस्टियोडिस्ट्रोफी के अंदर वैसे ही कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, तो विटामिन डी क्या करेगा, यहाँ पर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा, है ना। तो इसके अंदर भी यूजफुल हो जाएगा, रीनल फेलियर के केस में भी यूजफुल हो जाएगा। किस केस में नहीं होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपोथायरॉयडिज्म में तो होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग व्हेन यूज्ड क्रॉनिकली, जब इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो इट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ बोन पेन एंड मिनरलाइजेशन डिफेक्ट सच एज ऑस्टियोमलेसिया। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग है जिसको हम जब बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज करते हैं, क्रॉनिकली यूज करते हैं, तो बोन्स में पेन होने लगता है, मिनरलाइजेशन डिफेक्ट यानी कि मिनरल्स निकल करके जाने लग जाते हैं, मिनरलाइजेशन डिफेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑस्टोमलीसिया की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन तो कैल्शियम लेवल बढ़ाता है बोन्स के अंदर। डाई हाइड्रो ट्रेकिस्टोरॉल भी नहीं आएगा। इर्गो कैल्सिफेरॉल तो बेसिकली आपके इर्गो कैल्सिफेरॉल तो आपके विटामिन डी का फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो यूजफुल होगा। कौन सा है जो पेन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो होगा आपके एटीड्रियोनेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एटीड्रियोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दैट अ 70-year-old मैन, 70 साल का एक पर्सन है, ठीक है, विच इज हैविंग अ सीवियर यूरिनरी हेजिटेंसी एसोसिएटेड विद अ बिनाइन prostate hyperplasia, then he start trying to take alpha blockers with a little relief, and his physician recommends a drug that blocks 5-alpha reductase enzyme in the prostate and writes a prescription for। ठीक है, दोबारा सुनो, क्या है कि एक पर्सन है जिसको यूरिनरी हेजिटेंसी से एसोसिएटेड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया हुआ है।
ठीक है, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बेसिकली उसके अंदर उसकी जो सेल्स है उसका नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, तो हम उसको अल्फा ब्लॉकर दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज हम वो ड्रग दे रहे हैं जो यहाँ पर 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर उसको रिड्यूस करती है, ब्लॉक कर देती है। आई ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम कि एक कंडीशन है जिसके अंदर एक 70 years ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, और उसको हम 5 अल्फा रिडक्टेज दे रहे हैं, और साथ में हम कौन सी अल्फा ब्लॉकर है जो साथ में दे सकते हैं। देखो एक कंडीशन तो ये है कि भाई वो आपके 5 अल्फा रिडक्टेज को इनिबिट करने वाली जो ड्रग है, ठीक है, उसको यहाँ पर हिंडर नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो आप देख लो कि अल्फा ब्लॉकर कौन सा है, ये नहीं है, ये आपका अल्फा एगोनिस्ट है ये तो। नियोस्टिगमिन भी कॉलिनर्जिक है, ये कॉलिनर्जिक है। ये भी नहीं है, तो आपकी वैसे तो आपको सिंपली ये पता, ये अल्फा ब्लॉकर दे रहे थे ना हम यहाँ पर जो लिटिल इफेक्ट दे रहा था, तो ये आपके क्या है, अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट है। वैसे तो ये ब्लॉकर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अल्फा रिसेप्टर पर यही काम करता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप अल्फा बीटा से भी देख सकते थे, आप पूरी कंडीशन को ना देखो, सिर्फ सिंपल इतना सा देख लो कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा अल्फा रिसेप्टर पे काम कर रहा है, तो भी आपका आंसर निकल के आ रहा है वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, दैट एक्शन ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन आर टर्मिनेटेड बाय। जो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन आपकी ड्रग है उनका जो एक्शन होगा वो किसके थ्रू टर्मिनेट हो जाएगा, तो बाई री अपटेक इनटू द नर्व टर्मिनल्स, वापस से री अपटेक होगा तो टर्मिनेट होगा, ठीक है। डाइल्यूशन बाय द डिफ्यूजन एंड अपटेक एट द एक्स्ट्रा न्यूरोनल साइट, की यहाँ पर आपके डिफ्यूजन के थ्रू आपका डाइल्यूशन हो जाए, या जो एक्स्ट्रा न्यूरोनल साइट्स होती हैं वहां पर आपकी ड्रग का री अपटेक होने लग जाए, ठीक है। मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द, वो तीनों सिचुएशन सही हैं जो आपकी एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन के एक्शन को क्या कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि टाइपिकल रिजल्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर एक्टिवेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी चीजें हैं, ऑप्शंस बताना है आपको। जब आपका बीटा रिसेप्टर जो होगा ना यहाँ पर, जब ये बीटा रिसेप्टर आपके एक्टिवेट होगा तो इसके एक्टिवेशन के थ्रू यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, ग्लाइसीमिया के साथ बीटा रिसेप्टर का कोई रिलेशन नहीं है। लिपोलाइसिस यानी कि लिपिड का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, डिक्रीज मसल स्केलेटल मसल ट्रीमर्स। बीटा ब्लॉकर का बीटा रिसेप्टर्स का हमको एक्टिवेशन करना है, बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो आपके लिपिड जो होगा वो यहाँ पर डिग्रेड होगा, है ना, और उसको एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम कर लिया जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी द लिपोलाइसिस, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम। एक पेशेंट है उसको इमरजेंसी रूम में हमने एडमिट कराया है विद द ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, जिसमें क्या है जो बोन से उसकी, ठीक है, उसके अंदर हाइपोटेंशन है, यानी कि उनका ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन है उसको, यानी कि जैसे ही वो उठता है सडनली या बैठता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। एंड एविडेंसेस ऑफ मार्क जीआई ब्लीडिंग, और उसके जीआई ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग भी हो रही है, ठीक है। One of the most accurately describe the probable autonomic response to this bleeding। ठीक है, यहाँ पर ये जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर इसकी ब्लीडिंग हो रही है ना, उसको किसके थ्रू हम सबसे बेस्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो इसकी क्या हो रही है, हार्ट रेट यहाँ पर स्लो, हार्ट रेट कम है, हार्ट रेट इसकी फास्ट है, स्लो है या फास्ट है। देखो हाइपोटेंशन की कंडीशन है, यानी कि इसका बीपी कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है मतलब कि जो ब्लड जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, टेंशन लगा रहा है, वो यहाँ पर कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसकी हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, ठीक है। जब ये इसके जब ब्लीडिंग देखने को मिल रही है ना, जो ये ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो इसका मेन यहाँ पर ऑटोनॉमिक क्या रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से यहाँ पर जीआई ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग हुई है, और इसकी जीआई ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, यानी कि इसका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो
क्या होगा आपके यहाँ पर, हार्ट रेट इसकी फास्ट हो जाएगी और पिपल्स इसकी डायलेट हो जाएगी, स्किन इसकी डैम्प हो जाएगी। बाउल में से साउंड आने लगेगा, नहीं। बाउल साउंड बढ़ जाएंगे, नहीं। ये भी सेम ही ऑप्शन है, बस इसके अंदर ये कह रहा है कि हार्ट रेट स्लो होगा, कि नहीं हार्ट रेट तो फास्ट हो जाएगा ना उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसकी बहुत हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी ना, हाइपोटेंशन हो गया इसको। कभी नहीं देखा कि किसी का बीपी कम हो जाता है तो उसको एकदम सडनली सा भारी भारी लगने लग जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तो बस वैसे थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली सोच के देखो ना चीजों को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि रैपिड होगी हार्ट बीट, पीपल्स उसकी डायलेट हो जाएगी, उसकी डैम्प हो जाएगी। ठीक है। Next is question number 15. The drug that block the alpha receptor on the effective cells at the adrenergic nerve ending. जो adrenergic nerve endings होते हैं उन पर जो receptor cells होती हैं, उन receptor cells पर जो alpha blockers होते हैं, तो वो ड्रग बतानी है जो उन alpha receptors को ब्लॉक कर सकती हैं। ठीक है। तो ब्लॉक करेगी तो क्या क्या होगा, देखो alpha receptors आपके ब्लॉक हो गए। ठीक है। जैसे कि प्राजोसिन हो गई आपकी, वो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो उसमें क्या क्या इफेक्ट दे सकती है, देखो एंटागोनाइजिंग द इफेक्ट ऑफ आइसोप्रेटिनॉल ऑन द हार्ट रेट, एंटागोनाइजिंग सम इफेक्ट ऑफ द एपिनेफ्रीन, एंटागोनाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द एपिनेफ्रीन। देखो एक चीज तो ये है कि ये तीनों ही आपके अल्फा रिसेप्टर पे जाके काम करती है, तो तीनों को ही जब हम अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर दे रहे हैं तो तीनों को ही ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर हार्ट रेट पर जो इफेक्ट होगा आइसोप्रेटिनॉल का, वो यहाँ पर एंटागोनाइज हो सकता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर पे जो इफेक्ट है एपिनेफ्रीन का, वो यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है। ठीक है। और आपके जो एपिनेफ्रीन का एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम के ऊपर यहाँ पर इफेक्ट है, वो यहाँ पर हो सकता है। और ये माइड्रियासिस भी आपके कोज कर सकता है। तो करेक्ट आंसर वैसे तो एपिनेफ्रीन को एंटागोनाइज करेगा, तो जो एपिनेफ्रीन के एक्शंस होंगे वो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि वो एंटागोनाइज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉकर दे रहे हैं ना हम। ठीक है। तो ये सारी बातें सही होंगी, लेकिन हमको स्पेसिफिकली एक तो ये बताना है कि एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स पर ही वो जाकर के सिंपली वहां पर काम करेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि एपिनेफ्रीन का जो इफेक्ट होगा वो यहाँ पर एंटागोनाइज होगा, जो स्पेशली किस पर काम कर रही है, ब्लड वेसल्स पर। ठीक है, ब्लड प्रेशर पे काम कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि जो यूहेम्बीन है, आपको बताया कि अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो एंटागोनिस्ट है अल्फा के अंदर, और अल्फा में भी कौन सी, अल्फा 2 के ऊपर सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज इनर्वेटेड बाय ओनली द पैरासिम्पथेटिक नर्व। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो सिर्फ पैरासिम्पथेटिक नर्व के थ्रू ही इनर्वेट होता है। तो आइरिस मसल्स, सीलियरी मसल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड स्प्लिनिक कैप्सूल्स, जो सिर्फ पैरासिम्पथेटिक नर्व के थ्रू ही इनर्वेट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीलियरी मसल्स। नेक्स्ट है कि जो मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं आपके M1 रिसेप्टर्स, ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5 तक होता है ये आपके। तो यहाँ पर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और क्या एक्शन देते हैं, तो दीज आर लोकेटेड ओनली ऑन द पैरासिम्पथेटिकली इनर्वेटेड इफेक्टर सेल्स। ठीक है। मीडिएट रिस्पॉन्स बाय ओपनिंग द इंट्रेंसिक सोडियम आयन चैनल, नहीं। आर प्रेजेंट ऑन द वेस्कुलर एंडोथीलियम पे प्रेजेंट होते हैं, विच हैज नो कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई। उन वेस्कुलर एंडोथीलियम्स पे ये प्रेजेंट होते हैं जहां पर कोलिनर्जिक नर्व्स की सप्लाई नहीं होती है। इनको बोलते हैं हम एनएम रिसेप्टर्स, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, और एक होता है आपके एनएन रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है। एंड प्रीडोमिनेट्स इन द ऑटोनोमिक गैंग्लिया। तो यहाँ पर ये आपके मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की बात कर रहा है, यानी एनएम रिसेप्टर्स की बात कर रहा है। तो एनएम रिसेप्टर्स वहां आपके वेस्कुलर एंडोथीलियम में प्रेजेंट होते हैं जहां पर आपकी कोलिनर्जिक जो नर्व्स होती है उनकी सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दैट द कार्डियक मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आर, कार्डियक मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके M2 रिसेप्टर्स। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि M1 में क्या आते हैं, M2 में क्या आते हैं, M3 में क्या आते हैं, ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये जो आपके कार्डियक मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये M2 रिसेप्टर्स होते हैं, M2 मस्कैरिनिक होते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दैट एट्रोपिन डज नॉट एक्सर्ट रिलैक्सेंट और एंटीस्पास्मोटिक इफेक्ट ऑन द, कि जो एट्रोपिन होता है ना
वो जो रिलैक्सिंग एक्शन होता है या एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन देता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो कौन सी मसल होती है जिस पर नहीं देता है, लेकिन इंटेस्टाइन पर तो देता है, यूरिनरी ट्रैक्ट पर भी देता है, ब्रोंकियोस पर भी देता है, लैरिंग्स पर नहीं देता, तो लेरेंजियल हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जी प्रोटीन जो कपल रिसेप्टर होते हैं, देखो ये सारे जी प्रोटीन के एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक बताना है जो अलग होगा, तो यहाँ पर जी क्यू आपके अलग सा होगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो हायोसिन है आपकी ड्रग, ये डिफर है एट्रोपिन के साथ, इसकी पोलैरिटी के अंदर, कि जब प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर हायोसिन डिफर तरीके से यहाँ पर रोटेट करती है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंस रखती है दोनों एक दूसरे के साथ। सो इट एक्सर्ट डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन द सीएनएस एट अ रिलेटिवली लो डोज, इसी वजह से बहुत कम डोज के अंदर ही सीएनएस के ऊपर एक मार्क्ड डिप्रेसेंट इफेक्ट ये दे पाती है, कौन? हायोसिन। ठीक है, तो ये सही बात है, इसको लेकर एक्सर्ट मोर पोटेंट इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट, हार्ट ऑन द आई देन द आई के कंपैरिजन में हार्ट पे ज्यादा पोटेंट इफेक्ट देती है, नहीं। लॉन्गर एक्टिंग होती है, नहीं। हैज वीकर एनिमेशन सिकनेस एक्टिविटी, एनिमेशन सिकनेस एक्टिविटीज की वीकर होती है, एनिमेशन सिकनेस एक्टिविटी कहाँ आ गई, इसका कोई रिलेशन नहीं है दोनों के साथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये है कि डिप्रेसेंट एक्टिविटी देती है सीएनएस के ऊपर बहुत ही कम डोज के अंदर, मतलब ये ज्यादा पावरफुल होती है कंपैरेटिवली। स्ट्रक्चर वाइज सेम होती है, सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफर होती है, इस वजह से डिप्रेसेंट एक्शन इसका डोमिनेटिंग होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next is question number 23, that which one of the following anticholinergic drug is primarily used in the pre-anesthetic medication and during the surgery? इनमें से कौन सी आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है? ठीक है, ये चारों ही आपके एंटीकोलिनर्जिक है, तो जिसको यूज किया जाता है किसके लिए? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, यानी अनस्थीसिया की कंडीशन में, और ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के टाइम पर भी, और अनस्थेटिक देने से पहले भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली ध्यान रखना होगा, ग्लाइकोपाइरोलेट है वो ड्रग जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की फॉर्म में यूज की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, दैट दिस ग्लाइकोपाइरोलेट इज प्रीफर्ड एंट्यूमिसेंसी ड्रग फॉर यूज बिफोर एंड ड्यूरिंग द सर्जरी। एनेस्थेटिक ड्रग होगा ये, क्यों यूज करते हैं इसको? बिकॉज इट इज पोटेंट एंड फास्ट एक्टिंग, ठीक है, इट डज नॉट हैविंग एनी सेंट्रल एक्शन, ठीक है, इट इज एंटी सिक्रेटरी, बहुत सही बात है, एंड विजाइलरी सिक्रीशंस, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द वो, सारी बातें सही है कि पोटेंट भी इफेक्ट नहीं डालती, सीनेस पे भी इसके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते, एंटी सिक्रेटरी होती है, अदर सिक्रीशंस को भी इनहिबिट करती है यहाँ पर। ठीक है, और इस वजह से, और एक गुड एनेस्थेटिक की फॉर्म में यहाँ पर प्री एनेस्थेटिक और सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइड्रियाटिक, माइड्रियाटिक आपको बताना है, जो कि सबसे फास्ट है और सबसे ब्रीफेस्ट एक्शन यहाँ पर देता है, एट्रोपिन, होमोएट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट। तो आपका कौन सा माइड्रियाटिक है जो सबसे फास्ट है और सबसे ब्रीफेस्ट एक्शन देता है? तो करेक्ट आंसर इज ट्रोपिकामाइड। ठीक है, ये सभी आपके माइड्रियाटिक है, माइड्रियाटिक एक्शन देते हैं। ठीक है, साइक्लोपेंटोलाइट भी देता है, एट्रोपिन हेमोएट्रोपिन भी देता है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट पूछा और ब्रीफेस्ट पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोपिकामाइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल माइड्रियाटिक फॉर द पेशेंट्स ऑफ कॉर्नियल अल्सर, मतलब कि कॉर्नियल अल्सर किसी को हुए हैं तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा माइड्रियाटिक कौन सा रहेगा? ऑप्शन है एट्रोपिन सल्फेट, होमोएट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। अगर हमें फास्टेस्ट एक्शन चाहिए होता तो हम ट्रोपिकामाइड देते, लेकिन हमें यहाँ पर कॉर्नियल अल्सर्स के ट्रीटमेंट में आपको माइड्रियाटिक देना है, तो कौन सा देंगे? एट्रोपिन। तो करेक्ट आंसर विल बी द एट्रोपिन, ये सबसे सेफेस्ट होता है एक्चुअली, इसीलिए सबसे ज्यादा एट्रोपिन ही देते हैं मोस्टली ड्रग्स के अंदर। द मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट फॉर द बेलेडोना पॉइजनिंग, ये हमेशा ध्यान रखना है कि बेलेडोना की पॉइजनिंग हुई है तो फिर हम क्या देंगे यहाँ पर? फाइसोस्टिग्मिन। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी। सारे ही आपकी कॉलिनर्जिक ही हैं वैसे तो, डायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक, लेकिन जब एंटीडोट की बात हो रही है तो स्पेसिफिकली याद रखना है कि किसका क्या एंटीडोट है। नेक्स्ट है कि एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, किस कंडीशन में एट्रोपिन नहीं दे सकते? तो देख लो, साइक्लिक एएमपी के साथ कॉन्ट्राइंडिकेट करेगा, आयोसिटोल
ट्राइफॉस्फेट, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ध्यान से देखो ना, ये तीनों ही आपके क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। कितनी बार तो आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो, ये तीनों सेकेंडरी मैसेंजर है, ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, इसी से आंसर निकल जाता है कि इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट करेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, दैट करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है अबाउट अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में। ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर एड्रिनर्जिक के रिसेप्टर के एगोनिस्ट के बारे में कि सबसे ज्यादा सही एक्टिविटी किसकी होगी। आइसोप्रोटेनॉल, ये पोटेंसी की बात हो रही है बेटा, कि कोई कौन सी ड्रग है जो सबसे ज्यादा पोटेंट है, पोटेंसी का ऑर्डर है ये सबसे ज्यादा पोटेंट होती है आइसोप्रोटेनॉल। उसके बाद आती है आपकी एपिनेफ्रीन और फिर आती है आपकी नॉर एपिनेफ्रीन। और एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन कभी कभी इक्वलेंट भी होती है एक दूसरे के, है ना। तो कंडीशन आपकी ए जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही होगा। द मोस्ट एफिकेशियस इनिबिटर ऑफ कैटेकोलामीन सिंथेसिस इन द बॉडी, सबसे अच्छा कैटेकोलामीन की सिंथेसिस को इनिबिट करने वाला कौन सा आपका इनिबिटर होगा, सबसे अच्छा कैटेकोलामीन की सिंथेसिस। कैटेकोलामीन की सिंथेसिस मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कैटेकोलामीन में आपके क्या आ जाएंगे, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैटेकोलामीन होते हैं आपके, एफ्रिडीन्स, ये सब आपके कैटेकोलामीन है। तो इनके सिंथेसिस में इनिबिटर जो होगा वो सबसे अच्छा कौन सा होगा। तो पायरोग्लाइकोलेट का तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अल्फा मिथाइल पैराटाइड्रोसिन पहले स्टेप को इनिबिट कर देगा। ठीक है, अल्फा मिथाइल डोपा एंड मिथाइल नॉर एपिनेफ्रीन, नहीं ये नहीं होंगे। जो अल्फा मिथाइल पैरा टायरोसिन होगा वो आपका सबसे अच्छा इनिबिटर होगा, स्टार्टिंग स्टेप्स को स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से कोई सा भी आपका कैटाकोलामीन यहाँ पर फॉर्म नहीं हो पाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, दैट टायरामीन, टायरामीन जो ड्रग है इट इंड्यूसेस रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम द एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग। जो एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स होती हैं आपकी, वहां से नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को यहाँ पर इंड्यूस करता है टायरामीन। ठीक है, तो किस मैकेनिज्म के थ्रू करता है, बाय डीपोलराइजिंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन। जो आपकी एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है उनको डीपोलराइज करके, बाय मोबिलाइजिंग कैल्शियम प्लस आयन, by no exocytotic process and only in the presence of MAO inhibitor। टायरामीन जो नॉर एड्रेनलिन का रिलीज करता है ना, ठीक है, वो कब करता है ये बताना है आपको, कि एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स हैं वहां से आपके नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा और एक्शन देगा। तो वो कब होगा, जब आपके कोई बाहर से सिग्नल आएगा, स्टिमुलेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कि कोई एक्सोसाइटिक प्रोसेस होगी, सेल के बाहर प्रोसेस होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से सिग्नलिंग आएंगी, सिग्नलिंग की प्रेजेंस पे फिर वो रिलीज आगे इंड्यूस होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, दैट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग अबाउट अल्फा अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। मैंने इसीलिए वहां पर स्पेसिफाई किया था आपको, ये जो ऑर्डर है ना बेटा, ये वाला सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं कर रखा। यहाँ पर आपको पोटेंसी का ऑर्डर बताना है। जब पोटेंसी की बात करेंगे तो आइसोप्रोटेनॉल आपके डोमिनेटिंग हो जाएगा, और जब हम यहाँ पर एक्शन की बात करेंगे, इफेक्ट की बात करेंगे, तब आपके नॉर एपिनेफ्रीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद आपका होगा आइसोप्रोटेनॉल, तो ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद सबसे कम होगा नॉर एपिनेफ्रीन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी आएगा। वो जो ऑर्डर है वो पोटेंसी का है, ये जो है वो है इफेक्टिविटी का, एफिशिएंसी का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा आपके एपिनेफ्रीन, फिर आपके आइसोप्रोटेनॉल एंड देन नॉर एपिनेफ्रीन। तो करेक्ट इज द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज सिंपेथोमाइमेटिक अमीन्स जो रहते हैं। ठीक है, दैट सिंपेथोमाइमेटिक अमीन, जिसमें अमीन ग्रुप यानी अम्योनिया जुड़ा रहेगा, आपके डीएमिनेशन के प्रोसेस से हटाना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लास्ट के अंदर NCH3 होता है, तो पहले यहाँ पर इसके पहले NH2 अमीन चल रहा होता है, लास्ट में ही होता है जब ये हट करके यहाँ पर जब एड्रेनलिन बनता है ना, तो उसमें NCH3 आ जाता है। उसके पहले सारे सिंपेथोमाइमेटिक अमीन रहते हैं।
तो ये जो है इट दैट एक्ट मोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय रिलीजिंग द नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम द नर्व एंडिंग, जो कि नॉर एड्रेनलिन को यहाँ पर रिलीज करता है। तो एफ्रेडिन तो आएगा नहीं, ठीक है, आइसोप्रिनोलिन यहाँ पे आएगा नहीं, डोपामिन और टायरामिन बचा, ठीक है, इन दोनों के अंदर ही NH3 यहाँ पर प्रेजेंट होता है, सिंपेथोमाइमेटिक अमीन होते हैं ये। अब इन दोनों के अंदर से हमको बताना है कि ये दोनों ही आगे क्या करते हैं, नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करते हैं। तो इन दोनों के अंदर से आपको डिसाइड करना है कि नर्व एंडिंग से जब नॉर एड्रेनलिन का रिलीज होता है तो वो सबसे ज्यादा किस कौन यहाँ पर एक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके इसके अंदर जो सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिवली यहाँ पर रिलीज करेगा नॉर एड्रेनलिन को, वो होगा आपका टायरामीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डोपामीन से बनता है टायरामीन, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 दैट लो डोज ऑफ एड्रेनलिन डायलेट द फॉलोइंग वेस्कुलर बेड। यहाँ पर आपका एड्रेनलिन है, इसका आपका कम डोज रहेगा, ठीक है। कम डोज में भी ये आपकी किस पर्टिकुलर वेस्कुलर बेड को डायलेट कर सकता है। तो आपको बताया एड्रेनलिन क्या है आपके सिंपेथोमाइमेटिक। सिंपेथोमाइमेटिक क्या करते हैं, मसल की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, यूरिन की को कम कर देते हैं, म्यूकोसल को कम कर देते हैं, क्यूटेनियस को कम कर देते हैं, किसको बढ़ा देते हैं, स्केलेटल मसल की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो इन्हीं को ये डायलेट करेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 दैट अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तीन के साथ एसोसिएट रहेंगे, एक के साथ नहीं रहेंगे। तो देखो कि these are responsible for increase in phospholipid C activity, ठीक है, increase in potassium channel conductance, decrease in calcium channel conductance and increase in adenyl cyclase activity। adenyl cyclase की एक्टिविटी को ये बढ़ाते हैं। तो देखो बेसिकली ये जो अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होकर के एक्शन देते हैं। जब ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगे तो फोस्फोलिपिड सी की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, पोटेशियम चैनल का कंडक्टेंस बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स यहाँ पे बढ़ जाएगी और फास्ट फास्ट एक्शन होगा, है ना। क्योंकि देखो रिसेप्टर एगोनिस्ट है, अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, स्केलेटल मसल की एक्टिविटी बढ़ाएंगे, बॉडी के ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, नर्व्स की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये करेंगे। तो पोटेशियम आयन के यहाँ पर कंडक्टेंस को बढ़ाएंगे, और कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो उस टाइम पे हमें डायलेशन चाहिए होता है, रिलैक्सेशन चाहिए होता है, ताकि जल्दी जल्दी काम किया जा सके। तो कैल्शियम चैनल के कंडक्टेंस को भी डिक्रीज करेंगे। ये बातें तीनों सही हो रही है। एक जो एडिनाइल साइक्लेज की जो एक्टिविटी है ना, वो यहाँ पर कोरिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी जब इंक्रीज होगी ना, तो कैल्शियम भी यहाँ पर इनपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से वैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। तो करेक्ट आंसर ये मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा, दैट इज बाय करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि एड्रेनलिन राइजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, एड्रेनलिन है वो ब्लड के ग्लूकोज का लेवल को बढ़ा रहा है बाय द फॉलोइंग एक्शन। देखो एड्रेनलिन क्या है आपके सिंपेथोमाइमेटिक, सिंपेथोमाइमेटिक है यानी कि ये भागते टाइम जब कुत्ता पीछे पड़ा है तब एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाहता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़े, ताकि जल्दी से उसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए और यूज करके फटाफट फटाफट भागा जाए, ठीक है। तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, ठीक है, कैसे, हिपैटिक ग्लूकोजिनोलाइसिस करके। ग्लूकोजिनोलाइसिस मतलब जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है, ग्लूकोजिनोलाइसिस जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको यहाँ पर रिलीज करवा करके, ठीक है, कर सकता है ऐसा। इनहिबिटिंग द इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पैनक्रियाटिक बीटा सेल। देखो इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट होता है उसको सेल्स के अंदर भेजता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो इसको इनहिबिट करने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। एग्यूमेंटिंग द ग्लाइकोजन सिक्रीशन, ग्लाइकोजन का सिक्रीशन बढ़ा देगा पैनक्रियाटिक सेल से, जिससे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इनहिबिटिंग द पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने के चक्कर में जो यूटिलाइजेशन हो रहा है ना पेरिफेरी के अंदर ग्लूकोज का, उसको इनहिबिट करेगा नहीं, उसको क्यों इनहिबिट करेगा, उसी को तो हमको यूज करना है, उसको यूटिलाइजेशन करके ही तो हमको भागना है वहां पर। तो ये काम वो बिल्कुल नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा था हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि नॉर एड्रेनलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय, किस रूट से लेते हैं नॉर एड्रेनलिन को, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से, एससी से, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से, आईएम से, या इंट्रावीनस इन्फ्यूजन से, आईवी से, कौन से रूट से लेते हैं, आईवी रूट से लेते हैं भाई।
सी, ऑप्शन नंबर सी, आईवी रूट से इंसर्ट कराते हैं नॉरएड्रेनालिन को। नंबर 38 दैट डो ब्यूटामीन जो होता है वो डिफरेंट होता है किससे, डोपामीन से। स्ट्रक्चर देख लो पता चल जाएगा क्या अलग होता है, ठीक है। बिकॉज इट डज नॉट एक्टिव द पेरिफेरल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। डोपामीन करेगा ना डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को तो एक्टिवेट, डो ब्यूटामीन थोड़ी करेगा। ये तो बिल्कुल ही फैक्ट वाली बात हो गई, सही बात है। इट डज नॉट एक्टिवेट बीटा एड्रेनर्जिक बीटा 2 रिसेप्टर, दोनों ही बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोनों ही आपके जो रहेंगे ना, ये आपकी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पर जाएंगे और उनको ब्लॉक कर सकते हैं और एक्टिवेट इनएक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। It causes pronounced tachycardia and it having a good blood brain barrier penetrability। क्या बातें कर रहे हैं, दोनों के अंदर सिंपल सी बात ये है कि डोपामीन डोपामीन रिसेप्टर पे काम करता है और आपके डोब्यूटामीन नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ्रेडीन जो आपकी ड्रग है इट इज सिमिलर टू एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के साथ सिमिलर है। तो कई सारी चीजों में होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफर होता है एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन के केस में, बाकी दोनों की स्ट्रक्चर सेम ही होती है। तो ये कह रहा है कि किस फीचर में सेम है, कि दोनों की पोटेंसी सेम है। नहीं नहीं, पोटेंसी तो अलग है। इनिबिटिंग टू पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर, कि दोनों की जो एबिलिटी है ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करने की वो यहाँ पर डिफरेंट है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अंदर डिफर करती है, प्रोड्यूसिंग बोथ अल्फा एंड बीटा एडर्नर्जिक इफेक्ट, की दोनों ही जो रहती हैं आपके वो अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स पे काम करती है। अच्छा, आपको सिमिलैरिटी बतानी है कि दोनों की पोटेंसी सेम होगी, दोनों अलग अलग ड्रग है ना, तो दोनों की पोटेंसी सेम कैसे हो सकती है, ठीक है। और दोनों आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसी का कम ज्यादा होगा। दोनों अलग अलग ड्रग है, दोनों का अलग अलग काम करने का तरीका है, अलग अलग उनकी पेनिट्रेबिलिटी है ना। बस सिमिलैरिटी ये है दोनों के अंदर कि दोनों ही आपके एड्रेनर्जिक ड्रग है और अल्फा बीटा दोनों रिसेप्टर्स पे जाकर के काम करती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 दैट कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ कैटेकोलामीन sensitive cells and tissues to the adrenergic agonist causes a progressive deamination in their capacity to respond and this phenomena is known as। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली कैटेकोलामीन्स ले रहे हो और आपके सेंसिटिव सेल्स कंटिन्यूसली कैटेकोलामीन्स जैसे कि एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन या डोपामीन के एक्सपोजर में आ रही है, टिश्यूज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे इन ड्रग्स का जो रिस्पॉन्स होगा ना वो होना कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप होने लग जाता है, रिफ्रैक्टिवनेस होने लग जाती है, डिसेंसिटाइजेशन होने लग जाता है, ट्रैकीफाइलेक्सिस यानी कि टॉलरेंस यहाँ पर जनरेट होने लग जाता है। तो तीनों बातें सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 दैट व्हाइल अंडरगोइंग अ सर्जिकल प्रोसीजर, जब हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर तो इट डेवलप्स हाइपोटेंशन, तो इसका बीपी कम हो जाता है, ठीक है। Which of the drug can be injected intramuscularly to rise the BP, तो कौन सी ड्रग देंगे जो बीपी को फिर से बढ़ा देगी। तो करेक्ट आंसर है मीफेंटेरामीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन शुड नॉट बी यूज्ड इन, वेसल्स जो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, अगर वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, वेसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो शुड नॉट बी यूज्ड इन, तो फिर वो अच्छा वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर आपकी ड्रग है जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती हैं, तो कौन सी कंडीशन में हम नहीं देंगे। न्यूरोजेनिक शॉक के केस में, हेमरेजिक शॉक के केस में तो देते हैं ताकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए ताकि आपकी ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, मोस्टली शॉक की कंडीशन में देते हैं, सिर्फ सेकेंडरी शॉक में नहीं देंगे, वरना न्यूरोजेनिक शॉक में भी देते हैं, हेमरेजिक शॉक में भी देते हैं, और एक ना हाइपोवोलेमिक शॉक होता है उसमें भी देते हैं कंडीशन, क्योंकि एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड का लॉस हो रहा होता है ना वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाता है, इसलिए वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर दिए जाते हैं। लेकिन स्पाइनल एनेस्थीसिया के केस में जो हाइपोटेंशन हो रहा है उसमें भी देंगे, कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे, जब सेकेंडरी शॉक की कंडीशन होगी तब नहीं देंगे। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुआथेनाइड जो आपकी ड्रग है गुएनेथाइड, ये क्या इनहिबिट करती है, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसमीटर्स, ट्रांसमीटर को सिंथेसाइज नहीं होने देती, मेटाबॉलिज्म, रिलीज या डिस्प्लेसमेंट, तो बेसिकली ये आपके सिंथेसिस विंथेसिस सब होने देती है, सिर्फ ये लास्ट में न्यूरोट्रांसमीटर बन गया उसको रिलीज नहीं होने देती, उसकी सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती, बस लास्ट में उसको रिलीज नहीं होने देती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 दैट द ड्रग विच प्रोड्यूसेस वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर डिस्प्राइट बीइंग एन अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। इनमें से आपके अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देख लो पहले तो। इरगोटामिन आपकी, टोलाजोलिन, ठीक है। अब इनमें से कौन सा आपका अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है जो कि यहाँ पर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, जबकि वो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है फिर भी, मतलब वैसा इनका काम जो है ना वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना नहीं होता लेकिन करता है। तो इर्गोटामिन बेसिकली आपके क्या होता है एक्चुअली, ये क्या करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसका जो काम होना है वो होता है आपकी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। और इसी वजह से इसको बोलते हैं कि भाई ये जो इर्गोटामिन होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए क्या बोलते हैं उसे, मतलब जो चाइल्ड होता है वो पूरा फीटल डेवलप नहीं होता और उसकी डेथ हो जाती है, मिस कैरेज, ठीक है। तो मिस कैरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, इर्गोटामिन। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपके अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है और फिर भी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, स्पेशली यूटेराइन की वेसल्स को, और मिस कैरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 की जो प्राजोसिन आपके ड्रग है, ठीक है। प्राजोसिन क्या है आपके अल्फा ब्लॉकर, प्राजूसिन, टेराजूसिन, ठीक है। ये है आपके, ये आपके बीटा है, बीटा है ना। तो ये आपके, कहां गया क्वेश्चन, ये आपके अल्फा ब्लॉकर है विच इज इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, हाइपरटेंशन के अगेंस्ट में देते हैं, ठीक है। वाइल नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर आर नॉट, बिकॉज ये आपके एंटी हाइपरटेंसिव में इफेक्टिव होती है लेकिन जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं वो नहीं होते, वो वो नहीं इफेक्टिव हो पाते एंटी हाइपरटेंसिव में। क्यों? क्योंकि इट इज ओनली ओरली एक्टिव अल्फा ब्लॉकर, क्योंकि सिर्फ ओरली ही एक्टिव हो पाती है, नहीं। It improves plasma lipid profile, नहीं। It is, does not concurrently enhance nor adrenaline release। अच्छा, ये जब देते हैं तो नॉन एड्रेनलिन का रिलीज यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो पाता, इसी वजह से हाइपर एंटी हाइपरटेंसिव की तरह भी इसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। इट इम्प्रूव्स यूरिन फ्लो इन मेल्स एंड विद द प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड की ट्रीटमेंट में ऑफकोर्स इसको यूज करते हैं लेकिन इसका हाइपरटेंशन से कोई रिलेशन नहीं है कि भाई यूरिन आउटफ्लो, यूरिन फ्लो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, वैसा कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर ये है कि नॉन एड्रेनलिन की रिलीज को इनहांस नहीं करती, दैट इज वाई करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल के बारे में कौन सा बात सही है कि इट इनहांसेस सेक्सुअल एंजॉयमेंट इन नॉर्मल में, नहीं। इट डिलीज इजेकुलेशन, नहीं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं इसको। इट इज इंडिकेटेड ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन द मैन, बिल्कुल सही, सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो कंडीशन होती है उसकी को ट्रीट करने के लिए सिल्डेनाफिल लेते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इट ब्लॉक्स कार्बेमोन अल्फा 2 एड्रेनोरिसेप्टर्स, नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 दैट द बीटा एड्रेनर्जिक जो ब्लॉकर्स होते हैं विच, जिनके लास्ट में लोल आता है वो सभी आपके बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होते हैं, विच पोजेज बोथ बीटा 1 सेलेक्टिविटी एज वेल एज इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, जो दोनों देते हैं। ये तो आपको क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पूछा गया, क्लासिफिकेशन याद होगा तो पता होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसिब्यूटेनॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 दैट दिस प्रोप्रानोल कैन बी यूज्ड टू अलाई एंजाइटी एसोसिएटेड विद, कि जो प्रोप्रानोल आपकी जो ड्रग होती है ना वो आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको डिले कर देती है ना। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है आपके क्रॉनिक न्यूरोनिक डिसऑर्डर्स के साथ, साइजोफ्रेनिया, शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड एंडोजीनियस डिप्रेशन। शॉर्ट टर्म्स पे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं उनको डील करने के लिए हेल्पफुल होता है प्रोप्रानोल। और ये क्या करता है, जैसे बीपी वगैरह भी इंक्रीज हो जाता है ना स्ट्रेस टेंशन की वजह से, उसको भी रिड्यूस कर देता है, उसको भी उस कंडीशन में भी प्रोप्रानोल लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कि दिस प्रोप्रानोलोल डज नॉट ब्लॉक द फॉलोइंग एक्शन ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को कोई ब्लॉक नहीं करता, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर थोड़ी होता है इसका ये, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या एक्शन आपको देखने को मिलता है? ब्रोंक्योडाइलेशन, वैसे है अपोजिट एक दूसरे के, है ना, ये आपके एगोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट है, तो होता है एक दूसरे के अपोजिट है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके जाकर के इसको ब्लॉक करेगी, ऐसा नहीं है, दोनों कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर कौन सा एक्शन होगा जो ब्लॉक नहीं होगा? ब्रोंकोडाइलेशन, लिपोलाइसिस, मसल ट्रीमर्स और माइड्रियासिस। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज माइड्रियासिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन की जो फिनाइलएफ्रिन आपकी ड्रग होती है, इट मिमिक्स द ट्रांसमिट एट पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर। आपको पता है ना सिंपैथोमाइमेटिक है ये, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनकी मिमिक्री करती है। तो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स पर जो ट्रांसमीटर्स है उनकी मिमिक्री करती है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कह रहा है। डिस्प्लेस द ट्रांसमीटर फ्रॉम द एक्सोनल टर्मिनल, नहीं डिस्प्लेस करती। इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसमीटर, ऐसा कुछ नहीं करती। ठीक है, तो नन ऑफ द वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की, जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर जो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी मिमिक्री करती है। ठीक है, तो ये हुए आपके अगेन 50 क्वेश्चंस यूनिट 3 से रिलेटेड, है ना। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या सोच करके, क्या आइडिया लगा करके हमने आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के और एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।